सोचिए जरा, अगर हम अपने आसपास की हर चीज में छिपे हुए जीवन को देख सके तो हवा में, पानी की एक बूंद में या बस एक मुट्ठी मिट्टी में। मेटा बारकोडिंग एक ऐसी ही कमाल की टेक्नोलॉजी है जो हमें ठीक यही करने की ताकत देती है, हमारे चारों ओर की उस छिपी हुई दुनिया को देखने की जो अब तक अनदेखी थी। चलिए इस बात को जरा और समझते हैं। अक्सर ऐसा लगता है कि हम अपने ग्रह पर मौजूद जीवन को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमारा नजरिया अभी तक काफी अधूरा है। बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी आंखों के ठीक सामने है, फिर भी हम उसे देख नहीं पाते। यही सवाल इस पूरी चर्चा की जड़ है। क्या किसी प्रजाति को पहचानना उतना ही आसान है जितना उसे देखना? खैर, साइंस का जवाब है जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट है हाइपरक्रिप्टिक प्रजातियों का। मतलब ये ऐसे जीव हैं जिन्हें बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी सिर्फ देखकर नहीं बता सकते कि ये अलग हैं। उनका असली फर्क तो उनकी डीएनए में छिपा होता है, यानी कि सिर्फ आंखों पर भरोसा करना काफी नहीं है। और ये कोट वाकई इस प्रॉब्लम के स्केल को दिखाता है। मतलब ये बात सिर्फ छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों की नहीं है। ये खोज तो हमें बड़े और जाने पहचाने जानवरों के बारे में भी अपनी समझ पर दोबारा सोचने को मजबूर करती है। तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई, अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमें इस छिपी हुई दुनिया को देखने में मदद करती है। सबसे पहले आया डीएनए बारकोडिंग। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे सुपरमार्केट में किसी प्रोडक्ट का बारकोड, लेकिन ये एक अकेली प्रजाति के लिए होता है। साइंटिस्ट किसी एक जीव का सैंपल लेते हैं और उसकी पहचान करते हैं। ये एक एक करके काम करने वाला तरीका था। और फिर एंट्री हुई मेटा बारकोडिंग की। इसे डीएनए बारकोडिंग का एक जबरदस्त अपग्रेड समझिए। अब एक जीव पर फोकस करने के बजाय ये टेक्नोलॉजी एक ही बार में पूरे के पूरे कम्युनिटी का एनालिसिस करती है, और वो भी सिर्फ मिट्टी, पानी या हवा के एक सैंपल से। तो फर्क साफ है ना? डीएनए बारकोडिंग एक अकेली तस्वीर लेने जैसा है, जबकि मेटा बारकोडिंग एक ही शॉट में पूरे सीन का 360 डिग्री वीडियो बनाने जैसा है। टेक्नोलॉजी में ये एक बहुत बड़ी छलांग है। तो सवाल ये है कि ये काम करता कैसे है? इसे ऐसे समझिए जैसे ये नेचर के लिए एक तरह का सीएसआई यानी क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन हो। साइंटिस्ट सबूत ढूंढते हैं, लेकिन इस केस में सारे सबूत जेनेटिक होते हैं। इन सुरागों को कहते हैं पर्यावरणीय डीएनए या ईडीएनए। ये असल में त्वचा, बाल, मल, पराग, किसी भी जीव के पीछे छूटे हुए जेनेटिक निशान हैं। ये एक तरह के अदृश्य जेनेटिक फिंगरप्रिंट्स हैं जो हमें ठीक ठीक बताते हैं कि उस जगह पर कौन कौन मौजूद था। इसका प्रोसेस मोटे तौर पर 3 सिंपल स्टेप्स में होता है। पहले स्टेप में सैंपल इकट्ठा करते हैं। दूसरे में लैब के अंदर उस सैंपल से सारा डीएनए निकाला जाता है और उसे पढ़ा जाता है। और तीसरे स्टेप में एक पावरफुल कंप्यूटर उस डीएनए को एक बहुत बड़ी ग्लोबल लाइब्रेरी से मैच करके पता लगाता है कि वो कौन कौन सी प्रजातियों का है। ठीक है, प्रोसेस तो समझ लिया, पर इसका फायदा क्या है? असल दुनिया में इससे क्या पता चल रहा है? चलिए कुछ कमाल के उदाहरण देखते हैं। पहला एप्लीकेशन है पॉलिनेशन, यानी परागण से जुड़ा। पहले हमें लगता था कि हम जानते हैं कि कौन सा कीड़ा कौन से पौधे पर जाता है, क्योंकि हम उसे अपनी आंखों से देखते थे। लेकिन मेटा बारकोडिंग ने जब असलियत दिखाई तो कहानी पूरी तरह बदल गई। हुआ ये कि जब साइंटिस्ट ने कीड़ों पर लगे पराग का मेटा बारकोडिंग से एनालिसिस किया तो एक हैरान करने वाली बात पता चली। जिन कीड़ों को हम किसी एक पौधे का स्पेशलिस्ट समझते थे, वो असल में कई अलग अलग पौधों पर जा रहे थे। इससे पता चलता है कि यह नेटवर्क हमारी सोच से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और मजबूत हैं। इसका मतलब ये भी है कि हमारे इकोसिस्टम में एक छिपी हुई ताकत है। अगर एक पौधे की प्रजाति कम हो भी जाए तो पॉलिनेटर्स आसानी से दूसरों पर शिफ्ट हो सकते हैं, जिससे पूरा सिस्टम बना रहता है। चलिए अब देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी खेती किसानी में कैसे काम आती है। किसी खेत में कीड़ों को प्राकृतिक रूप से कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि कौन किसे खा रहा है। सेनेगल में एक स्टडी हुई जहां मेटा बारकोडिंग का इस्तेमाल करके शिकारी कीड़ों के पेट के अंदर देखा गया, और इससे पता चला कि मकड़ियां और कुछ खास तरह के बीटल्स ही असल में फसल के सबसे बड़े रक्षक थे, जो नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को खा रहे थे। ये जानकारी किसानों को खतरनाक कीटनाशकों का इस्तेमाल कम करने में बहुत मदद कर सकती है। और हमारा आखिरी एप्लीकेशन है मरीन बायोसिक्योरिटी, यानी समुद्री सुरक्षा। अक्सर बड़े बड़े जहाज अनजाने में अपने साथ कुछ ऐसे जीवों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं जो वहां के इकोसिस्टम के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं।
तो असली चुनौती ये है कि जहाज के पानी में छिपे इन हमलावरों का पता कैसे लगाया जाए। ये अक्सर इतने छोटे होते हैं या लार्वा स्टेज में होते हैं कि उन्हें देखना तो लगभग नामुमकिन है। और यहीं पर ईआरएनए काम आता है। देखिए, डीएनए तो माहौल में महीनों या सालों तक भी रह सकता है, तो अगर वो मिला भी तो ये बताना मुश्किल है कि जीव जिंदा है या मर गया। लेकिन ईआरएनए वो सेल के मरते ही बहुत तेजी से खत्म हो जाता है। तो अगर सैंपल में ईआरएनए मिला, इसका मतलब है कि खतरा अभी भी जिंदा है और एक्टिव है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी हमें दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दे रही है। लेकिन आगे क्या? इस टेक्नोलॉजी का भविष्य क्या है? इसकी संभावनाएं तो वाकई बहुत बड़ी हैं। सोचिए, हम जंगलों या महासागरों की सेहत को लगभग रियल टाइम में मॉनिटर कर सकते हैं, खतरनाक प्रजातियों को फैलने से पहले ही रोक सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ चुनौतियां भी हैं। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट्स को एक जैसे स्टैंडर्ड तरीके अपनाने होंगे ताकि नतीजों की तुलना हो सके, और हमें सभी प्रजातियों की ग्लोबल जेनेटिक लाइब्रेरी को और भी बड़ा और पूरा करना होगा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। और यही बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हम साइंस के एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां हमारे चारों ओर की एक पूरी अनदेखी दुनिया अब धीरे धीरे दिखने लगी है। जब हम हर जगह, हर चीज में जीवन की इस भाषा को पढ़ पाएंगे, तो प्रकृति के और कौन-कौन से रहस्य सामने आएंगे।